वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में जैसे पढ़ा था अबाउट सेकंड चैप्टर जो है आपका सिक्स स्टैंडर्ड में, उसमें आपने पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी, उसके बाद फिर नाउन्स का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन देखा, राइट। और फिर उसके बाद आपने नाउन नंबर देखा और उसी में आपने जैसे सिंगुलर प्लूरल है और फिर बाद में आपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स देखा। ओके, तो अब इस वीडियो में आप क्या देखोगे, बाकी का मतलब कि जो उसका जो सेकंड पार्ट है वो देखोगे, डेट इज़ नाउन्स इन जेंडर। ओके, और फिर उसके बाद आप पढ़ोगे नाउन केसेस के बारे में पढ़ोगे और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार अच्छे से उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ जेंडर। जेंडर इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन। जो जेंडर है वो नाउन की ही एक कैटेगरी, एक हिस्सा है। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। उनमें से सबसे पहला है मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है आपका न्यूटर जेंडर। ये 4 बेसिक टाइप ऑफ जेंडर हैं आपके, जिसको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका मस्कुलिन जेंडर। जो मस्कुलिन जेंडर है, इट्स अ नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, मेल पर्सन के लिए या मेल एनिमल के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसे कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। टेक एन एग्जांपल, मैन एक मेल है, अंकल भी एक मेल है, वेटर भी मेल है, किंग भी एक मेल है। लास्ट है फॉक्स इज एन एनिमल, लेकिन एनिमल की कौन सी कैटेगरी में है, वो मेल कैटेगरी में है। ये जो सारे हैं ये हमारे मस्कुलिन जेंडर है, बिकॉज दे आर द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल जो मेल होते हैं। अब हम इसी का ऑपोजिट देखते हैं, फेमिनाइन जेंडर, यानी कि फीमेल पार्ट अगर हम उसका कहें तो फेमिनाइन का मतलब होता है कि एनिमल्स एंड पर्सन्स के फीमेल नाम्स अगर हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन फीमेल है, आंट फीमेल है, वेट्रेस फीमेल है, क्वीन फीमेल है, विक्सन जो फॉक्स का ऑपोजिट जेंडर था, इवन इट्स अ एनिमल, लेकिन एनिमल की कैटेगरी में आता है फीमेल में। ये हमारे हो गए फेमिनाइन जेंडर, जो हम बेसिकली फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट था इसमें, जो कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है दे आर द सर्टेन नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जिसे हम बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। सच नेम्स हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। अगर मैंने कहा है डॉक्टर, तो व्हाट डज इट मीन कि वो मेल है या फीमेल है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नो। जब आप उसको देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर वो डॉक्टर कोई लड़की है तो भी उसे डॉक्टर कहा जाता है। अगर कोई लड़का डॉक्टर है तो भी उसे डॉक्टर ही कहा जाएगा। अब टीचर है, अगर टीचर कोई लड़की है तो भी वो टीचर कहलाएगा, अगर वो कोई लड़का है तो भी वो टीचर ही कहलाएगा। सर्टेन नेम्स जो हम बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, ऑफिसर, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉमन जेंडर, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी एंड हम फीमेल के लिए भी इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर कहा जाता है। अब इसका हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, और जैसे हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आई होप तीनों पार्ट में आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर एक बार मैं फिर बता देती हूँ, इट इज यूज्ड फॉर ईदर, न्यूटर जेंडर है जो है वो इट्स अ बेसिकली नॉन लिविंग थिंग, जिसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टेबल, बुक, पेन, बोर्ड, ये जो सारे हैं हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। आप चेयर को देख के बता सकते हो कि वो चेयर मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की?
नो। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटर एंड कॉमन जेंडर में कॉमन का मतलब होता है जो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। लेकिन न्यूटर जेंडर ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है जिसे देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि देखकर भी आप नहीं बता पाओगे। अब जैसे बुक है, बुक को देख के कैन यू गेस कि ईदर इट्स अ मेल और अ फीमेल? नो। पेन? नो। अब देर आर मोर देन वन वे टू फॉर्म फेमिनाइन नेम्स फ्रॉम मस्कुलाइन नेम, यानी कि अगर हमें जेंडर चेंज करना हो, फेमिनाइन से मस्कुलाइन करना हो या मस्कुलाइन से फेमिनाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे? एक तरीका होता है बाय एडिंग ESS। अब जैसे होस्ट है, होस्ट के सामने हमने ऐड कर दिया हॉस्टेस, ये हो गया हमारा फीमेल। नेक्स्ट लायन है, लायन मेल है, अगर हमें इसका फीमेल बनाना हो तो हम यूज करेंगे लायनस। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्स। प्रिंस, प्रिंसेस। तो यहाँ पे हमने ESS ऐड किया था। नेक्स्ट होता है बाय मेकिंग स्लाइट चेंजेस इन मस्कुलाइन नेम बिफोर एडिंग ESS, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है ESS ऐड करने से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टर है, हम सेम एक्टर नहीं लिख सकते, हमने चेंज किया ACTOR, लेकिन जब हमने उसका फीमेल पार्ट बनाया तो हमने ये जो O था, इस O को वहां से हटा दिया और ACTRESS लगाया। तो यहाँ पे अगर आपको मस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज करना हो तो हमें कुछ वर्ड्स ओमिट करने होते हैं, नहीं छोड़ने होते हैं। नेक्स्ट वेटर का देखो, वेटर में TER है, लेकिन T और R के बीच में से हमने E को रिमूव कर दिया है, तो वो हमारा बन गया वेट्रेस। मास्टर है, मिस्ट्रेस। टाइगर है, ट्राइग्रेस। तो अगर हमें कुछ बार टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपको वो फेमिनाइन में चेंज करना हो तो आपको जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में कुछ बदलाव करने होते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपने वर्ड के एंड में ESS लगाया हो और वो वर्ड आपका करेक्ट हो। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको चेंजेस करने पड़ जाते हैं, कुछ वर्ड्स ओमिट करने होते हैं। अब जैसे मास्टर है, मिस्ट्रेस। टाइगर है, टाइग्रेस। तो यहाँ पे TIGER है, लेकिन जब आपने उसका फीमेल पार्ट बताया कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस जेंडर, तो उसका आया टाइग्रेस। तो वहां से क्या ओमिट हो गया था? E ओमिट हो गया था। तो ये हमारा सेकेंड वे है जब हम जेंडर, किस तरीके से जेंडर चेंज करते टाइम हमें स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है कि दैट यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, और आपका जो जेंडर चेंज हुआ है वो भी एकदम सही है, उसमें भी कोई गलतियां आपकी नहीं है। सो ये आपके दो तरीके थे कि किस तरीके से हम फ्रॉम द मस्कुलिन टू द फेमिनाइन जेंडर में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के पार्ट देखेंगे। सिर्फ ये दो ही ऐसे मेथड नहीं है कि सिर्फ ये 2 मेथड्स हैं एंड थर्ड मेथड कोई है ही नहीं कि आप किस तरीके से उसको चेंजेस करोगे। इनफैक्ट आगे भी इसके कुछ मेथड्स हैं जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फ्रॉम वन जेंडर टू द अनदर जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उनके कौन से ऐसे बेसिक रूल्स भी हैं कि वो कॉमन रूल्स हमें फॉलो करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो डिफरेंट 2 वेज हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हुई है। अब हम एक थर्ड वे भी देखते हैं, बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द वर्ड। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा हमारा जो वर्ड है उसके साथ हमें कुछ ऐड नहीं करना होता ESS, इनफैक्ट वो वर्ड ही हमें चेंज करना होता है। जैसे कि लैड का बना दिया हमने लैस, विडो, विडोवर। नेक्स्ट आ गया हमारा हीरो, ये तो मोस्ट कॉमन है, हीरो, हीरोइन, ब्राइड ग्रूम, फेमिनाइन हो गया इसका ब्राइड। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें कुछ चेंजेस भी करनी होती है ताकि हम उसको फेमिनाइन में चेंज कर सके, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन में हम उसको चेंज कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है फेमिनाइन नेम ऑफ अ compound noun are formed by replacing the part of noun which shows gender.
अब जो कंपाउंड नाउन यानी कि टुगेदर, टू ग्रुप्स ऑफ नाउन। अब जैसे लैंडलॉर्ड, ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को आपने ज्वाइन करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ नाउन वाला वर्ड ही चेंज करोगे। लैंड कॉमन है, आप इसको कॉमन रखोगे, लेकिन लॉर्ड की जगह आप चेंज कर दोगे लेडी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन वाला पार्ट ही जेंडर से रिप्लेस करना है। जो पहले वाला आपका कॉमन वर्ड होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, सो यहाँ पे जो ग्रैंड है आप उसको सेम एज यूजुअली रखोगे, सिर्फ और सिर्फ जेंडर चेंज करना है। फादर का जेंडर क्या होता है? फादर का जेंडर होता है मदर। तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेंडर ही चेंज करोगे, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड नाउन। जब भी आपके कंपाउंड नाउन होते हैं आपको ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड नाउन में ही चेंज करनी होती है। जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड हमारा कॉमन है, हम उसको एज इट इज रखेंगे। सिर्फ हमारा जेंडर, जो फादर है, जेंडर हम चेंज करेंगे, फादर की जगह हम कर लेंगे मदर। नेक्स्ट है हमारा पीकॉक। पी इज अ मेन कॉमन, कॉक हमारा जेंडर है तो हम कॉक की जगह यूज करेंगे हैन। नेक्स्ट हमारा है फादर इन लॉ। इन लॉ हमारा सेम है, हम सिर्फ फादर को चेंज करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका जो भी जेंडर पार्ट है वो लास्ट में ही हो। अब जैसे फादर इन लॉ में जेंडर आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, फादर की जगह हो जाएगा हमारा मदर। सो ओवरऑल मीन्स कि जरूरी नहीं कि आपके जेंडर एंड में ही हो, वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, बाय रिप्लेसिंग द वर्ड। फिफ्थ मेथड है कि आप पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर देते हो। जैसे कि जो किंग है, अब किंग के साथ हम ESS ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे किंग जो है उस पूरे वर्ड को ही रिप्लेस करना। किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, विजार्ड, विच, ब्रदर, सिस्टर। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जेंडर चेंज करने के लिए हमने पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर दिया था। अब एक और बार हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि अगर हमें ESS ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे हम। उसी तरीके से अब ESS ऐड करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं वो ओमिट भी करने होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था ACTOR, एक्टर को कैसे हम कुछ स्लाइड चेंजेस करेंगे, एंड बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द वर्ड इटसेल्फ, लैड, लैस, विडो, विडोवर, हीरो, हीरोइन, ब्राइड, ग्रूम। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने कुछ चेंजेस करके उनके जेंडर चेंज किए हुए थे। ये हमारा थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड हमारा कंपाउंड नाउन वाला था, जहाँ पे कंपाउंड नाउन में कॉमन वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जेंडर वाला पार्ट ही चेंज होगा। जैसे कि लॉर्ड की जगह लेडी, फादर की जगह मदर, कॉक की जगह हैन, अगेन इन द लास्ट फादर इन लॉ की जगह मदर इन लॉ। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो जेंडर पार्ट था सिर्फ हमने उसी को चेंज किया था। जो कॉमन पार्ट है वी केप्ट इट एज यूजुअल, हमने वो पार्ट चेंज नहीं किया। फिफ्थ मेथड था इसका, बाय रिप्लेसिंग द वर्ड, पूरे वर्ड को ही चेंज कर देना। किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, विजार्ड, विच, ब्रदर एंड सिस्टर। सो आप लोग बेसिकली ये सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होता होगा जेंडर चेंज करने के लिए। अब जैसे कि हमारा नाउन नंबर में होता है, प्लूरल बनाना हो तो S लगा दिया, ES लगा दिया, कुछ रूल्स होते हैं उसके। लेकिन जब भी आप जेंडर चेंज करते हो, जेंडर चेंजिंग में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप ये रूल यूज़ करके ये जेंडर इसमें चेंज कर सकते हो। नो, आपको यहाँ पे बेसिकली सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसका कोई बेसिक हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है जैसा नाउन नंबर में होता है। सो आई होप टिल हियर आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू डू इट, एंड अगेन गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द डाउट्स देन डू लेट मी नो। रिलेशन, किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताता है। ये चार तरह के होते हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड, पोजेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। एंड फोर्थ, वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। ये तो
तो गाइस नाउन के 4 केसेस हैं। इसके अलावा नाउन किसी भी सेंटेंस में 2 तरह से और फंक्शन करता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब एंड सेकेंड केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस का नाउन कहते हैं। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रमेश राइट्स अ लेटर, इसमें लिखने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर राइट वर्ब है और लिखने का कार्य कर रहा है रमेश, इसीलिए रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में रमेश सब्जेक्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रमेश नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रेखा इज ए गुड गर्ल, इसमें रेखा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए रेखा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का नाउन है। नॉमिनेटिव केस का नाउन पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ हु और व्हाट करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, मीन्स नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें हु राइट्स अ लेटर, तो इसमें आंसर मिलता है रमेश, इसीलिए रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस का नाउन है। अगर हम क्वेश्चन पुट अप करें हु इज अ गुड गर्ल, तो उसमें हमें आंसर मिलेगा रेखा, रेखा यहाँ पर सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस का नाउन है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। गाइस किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट गाइस कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर कोई फ्रेज हो सकती है। फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश एक पत्र लिखता है, इसमें लिखने का कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर राइट्स वर्ब है, लिखने का कार्य कर रहा है रमेश, इसीलिए रमेश सब्जेक्ट है और लिखने का प्रभाव पड़ रहा है लेटर पर, इसीलिए लेटर ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ब्रोक द चेयर, राहुल ने कुर्सी तोड़ दी, इसमें कार्य हुआ तोड़ने का, मीन्स यहाँ पर ब्रोक जो कि ब्रेक की पास्ट फॉर्म है उसका यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर ये वर्ब है, तोड़ने का कार्य किया राहुल ने, इसीलिए राहुल सब्जेक्ट है और तोड़ने का वर्ब का प्रभाव पड़ा है चेयर पर, इसीलिए चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। गाइस ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आगे की वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही गेव राहुल ए बुक, इसमें गेव वर्ब है जो कि गिव की पास्ट फॉर्म है, ही सब्जेक्ट है, राहुल और बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं और जो निर्जीव होते हैं मीन्स बेजान होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर राहुल जो कि लिविंग है, सजीव है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक जो कि बेजान वस्तु है, इसीलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को डेटिव केस कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ हुम करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल whom did he give a book, उसने बुक किसको दी, तो इसमें हमें आंसर मिलेगा राहुल, तो राहुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब के साथ व्हाट करके क्वेश्चन पुट अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड ही गिव टू राहुल, उसने राहुल को क्या दिया, तो उसमें हमें आंसर मिलेगा बुक, तो बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की। व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे एक्यूजेटिव केस का नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, इसमें टेबल ऑब्जेक्ट है और उससे पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है। टेबल का वर्ब से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टेबल ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एक्यूजेटिव केस का नाउन है।
शी इज प्लेइंग इन द रूम। यहाँ पर रूम ऑब्जेक्ट है और इससे पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रूम एक्यूजेटिव केस का नाउन है और इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं पोजेसिव केस की। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपने अधिकार को प्रकट करता है तब हम उसको पॉजिटिव केस का नाउन कहते हैं। अधिकार प्रकट करने के लिए गाइस अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन लिविंग है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और अगर नाउन नॉन लिविंग है तो उसके साथ पहले पोजेशन फिर ऑफ और फिर नाउन का प्रयोग किया जाता है। अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का ही हिंदी मीनिंग का की के सेंस में आता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, राम का पेन खो गया है। इसमें राम और पेन दोनों ही नाउन हैं और राम पेन पर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है, इसीलिए राम का प्रयोग यहाँ पर पॉजिटिव केस में हुआ है और राम लिविंग है, इसीलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। रेखाज वॉच इज कॉस्टली, रेखा की घड़ी कीमती है। इसमें रेखा और वॉच दोनों ही नाउन है। रेखा वॉच पर अपने अधिकार को प्रकट कर रही है। रेखा लिविंग है, इसीलिए यहाँ पर रेखा के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। पॉजिटिव केस के नाउन को फाइंड आउट करने के लिए गाइस वर्ब के साथ अगर हुज करके क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो जो हमें आंसर मिलता है वो पॉजिटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल हुज पेन हैज बीन लॉस्ट, किसका पेन खो गया है तो इसमें आंसर मिलेगा राम, तो राम यहाँ पर पॉजिटिव केस का नाउन है। हुज वॉच इज कॉस्टली, किसकी घड़ी कीमती है तो इसमें आंसर मिलेगा रेखा, तो रेखा यहाँ पर पॉजिटिव केस का नाउन है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग नाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। मींस अगर हम कहें चेयर्स लेग तो ये गाइस की गलत होगा क्योंकि चेयर नॉन लिविंग है, इसीलिए इसमें सबसे पहले पोजेशन को यूज करेंगे, मींस लेग को यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ और उसके बाद नाउन। मींस चेयर्स लेग के स्थान पर हम कहेंगे द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर, इसमें बुक के साथ अपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाएंगे क्योंकि बुक नॉन लिविंग है, इसकी जगह हम कहेंगे द कवर ऑफ द बुक। कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं गाइस, कहाँ ऑफ लगाते हैं, किस तरह से किस नाउन को पॉजिटिव केस में यूज किया जाता है। पॉजिटिव केस के सभी रूल को जानने के लिए गाइस आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं वोकेटिव केस की, जिसको ओके सो चिल्ड्रन नाउ अभी आपने जैसे वीडियो देखी है जेंडर की, नाउन जेंडर, देन सेकंड वीडियो आपने देखा होगा कि नाउन केस में, ठीक है। अब जो नाउन केस में था उसमें आप ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हो कि उसमें बहुत ही अच्छे से बताया था आपको कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव केस, और उसी के अंदर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने बताया था। तो अब वैसे ही जैसे अभी यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 13 में लास्ट टॉपिक्स है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ इन सेंटेंस 1 इट इज़ गिवन तन्नू गेव अ बॉल। अब यहाँ पे जो तन्नू है, ठीक है, अब गेव अ बॉल, तो जो गेव है अब उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो गेव आप देख रहे हो ऊपर गेव, तो गेव क्या हो गया यहाँ पे, गिव का सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट टेंस का, ठीक है। अ बॉल, तो अ बॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस है तन्नू गेव मन्नू अ बॉल। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हुआ है कि जो नाउन जो बॉल है वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ गेव, तो गेव यहाँ पे वर्ब हो गया है और जो बॉल है वो हो जाएगा मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बॉल है वो एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है कि टू हुम तन्नू गिव अ बॉल, यानी कि तन्नू ने किसको बॉल दिया, मन्नू को, तो मन्नू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डैट इज़ रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डैट इज़ रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो इसलिए लास्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि द नाउन मन्नू इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, क्योंकि यहाँ पे गेव वर्ब जो है वो गेव है, दोनों सेंटेंसेस में गेव जो है वो वर्ब है,
ठीक है। और बॉल यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वो नॉन लिविंग है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि टू हुम, यानी कि उसने किसको दी, तनु ने किसको बॉल दी, तो तनु ने मन्नू को बॉल दी, तो इसलिए मन्नू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन्नू जो है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है, इसीलिए। समझ में आया? सो द नेक्स्ट इज द नाउन बॉल, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नीचे यहाँ पे आपके डेफिनेशन दी है, द नाउन नेमिंग द पर्सन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी पर्सन को नेमिंग करते हैं, कुछ नेम देते हैं, दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द वर्ब, एंड द नाउन नेमिंग द थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी कि जब हम किसी नाउन को, कोई थिंग है तो उसको हम नाम देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप एक बार दोबारा देख सकते हो, ध्यान से सुनो। तो इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर जो नाउन है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ये क्वेश्चंस भी दूंगी, उसके बाद मैं फिर आपको एक्सरसाइज दे दूंगी। ओके, थैंक यू।